बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्करिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज मैं लेक्चर नंबर 34 के साथ हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर 16 हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 34 आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 34 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद पहले आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अल्केन्स। व्हाट आर अल्केन्स? आपको पता है कि अल्केन्स जो है वो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है जी, तो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विद कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, दे आर नोन एज अल्केन्स। ठीक है, और ये कमर्शियली जो है वो फ्यूल्स और ऑयल्स के तौर पर भी अल्केन्स को यूज़ किया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि आपके पास जो स्वी गैस यूज़ हो रही है घरों में, वो मेनली 90% जो है वो मीथेन है। और अल्केन्स के बारे में आप सब जानते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अटैच होता है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अगर आप पहले 4 मेंबर्स को देखें, यानी कि मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, तो ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैसेज हैं, यानी ना इनका कोई कलर है और ना इनकी कोई स्मेल है। फिर पेंटेन से लेकर हेप्टाडीकेन यानी C17 तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं। फिर C18 से ऑनवर्ड्स यानी ऑक्टाडीकेन से लेकर नेक्स्ट जितने मेंबर्स हैं वो सब के सब कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स हैं। आपको एक बात मैं बताती चलूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में, कि जब नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ एटम्स चेन में जब नंबर ऑफ़ एटम्स बढ़ते हैं तो मोलेकुलर मास जो है वो बढ़ता है। ठीक है, प्लेजिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और आपका क्या इंक्रीज़ होता है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अब यहाँ पर भी LDF फोर्सेस इंक्रीज़ हो जाती हैं और ये वैक्सी सॉलिड्स बन जाती हैं, इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं। फिर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अल्केन्स जो है वो नॉन पोलर होते हैं और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉलेबल होते हैं, जैसे बेंजीन, ईथर, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह। क्योंकि हमने सॉलेबिलिटी के बारे में यही रूल पढ़ा है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सब्सटेंस नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिज़ोल्व होगा। इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे इनके नंबर ऑफ़ कार्बन इंक्रीज़ होते जाते हैं। ठीक है, CH2 ग्रुप इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे वैसे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होते जाते हैं। जैसे कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड 20 से 30 या 30 से 40, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है एक CH2 ग्रुप ऐड होने पर। ठीक है जी, तो जो ब्रांच चेन अल्केन्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नॉर्मल चेन से कम होता है। ये क्यों होता है, इसका रीज़न हम आगे पढ़ेंगे। फिर इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है इंक्रीज़ इन मैस। जैसे जैसे मैस इंक्रीज़ होता है तो LDF फोर्सेस, जो वीक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, वो इंक्रीज़ होती हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। तो जो अल्केन्स हैं इनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दे आर कनेक्टेड बाय द सिंगल बॉन्ड और जनरल फार्मूला है CnH2n+2। मीथेन, इथेन और प्रोपेन का स्ट्रक्चर आपको शो किया गया है और ऑब्वियसली ये आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर से, अल्केन के स्ट्रक्चर से फेमिलियर हैं। नेक्स्ट है जी आइसोमेरिक अल्केन्स। आइसोमेरिक अल्केन्स, अब आइसोमर्स कैसे बनते हैं? आप सबको पता है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट have different structure formula or called isomers and the phenomena is known as isomerism। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, कोई कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कहते हैं आइसोमर्स और फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो सकता है। और ये जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनकी, जब ये डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स में पाए जाते हैं तो दे शो डिफरेंट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे है ब्यूटेन। तो अब आपके पास जो ब्यूटेन है, अब जैसे लाइक प्रोपेन है, ठीक है, तो प्रोपेन का आइसोप्रोपेन बन सकता है। ठीक है,
इथेन का कुछ भी नहीं बन सकता, प्रोपेन का नियो स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर हमने बना दिया एन ब्यूटेन, और फिर एक हम ले लेंगे आइसो स्ट्रक्चर। आइसो का मतलब होता है कि आपके पास एक कार्बन है और कार्बन के तीन तरफ अल्काइल ग्रुप लगा हो और एक तरफ हाइड्रोजन हो, उसे हम आइसो कहते हैं। ठीक है, आपको पीछे नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया जा चुका है। और अब ये आपके पास आगे जो है ये आइसोब्यूटेन का जो है वो स्ट्रक्चर है, और आप इसे आईयूपैक में 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने 2 हैं। इसी तरह पेंटेन, अब बच्चों पेंटेन के 3 आइसोमर्स बन सकते हैं, एक नॉर्मल पेंटेन एन पेंटेन, एक बन सकता है बच्चों इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन, और एक बन सकता है 2 डायमिथाइल प्रोपेन, यानी एक एन पेंटेन बनेगा। और नेक्स्ट वाला अगर आप देखें तो इसे आप आइसोपेंटेन कहेंगे, क्योंकि इसमें 3 तरफ अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है। ठीक है, जबकि जो थर्ड वन है उसमें चारों तरफ 4 अल्काइल ग्रुप है, तो वो नियोपेंटेन है, जिसको आप आईयूपीएससी में 2 डायमिथाइल प्रोपेन कहते हैं। और आइसोब्यूटेन को आप कॉमनली कहते, आइसोब्यूटेन को आईयूपीएससी में आप 2 मिथाइल ब्यूटेन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स, अब यहाँ पर जैसे पीछे आपको बताया था कि जो ब्रांच जो आपके होते हैं, क्या नाम है, ब्रांच अल्केन्स, उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल चेन्स के। ठीक है, इसी तरह से जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स हैं या ब्रांच चेन अल्केन्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू लीनियर अल्केन्स के। तो हम रीज़न देख लेते हैं कि ब्रांच अल्केन्स हालांकि ज़्यादा स्टेबल हैं लीनियर से, लेकिन फिर भी लीनियर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इस रीज़न को देख लेते हैं। ब्रांच चेन अल्केन्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं लीनियर अल्केन्स के मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स का जो ब्रांच अल्केन्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो है वो मोर कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, और उसका जो मॉलिक्यूलर सरफेस एरिया है वो भी पर एटम डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है और इस तरह से स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है लेकिन एनर्जी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पीछे जो मैंने पिछली स्लाइड में जो मैंने आपको आइसोमर्स का बताया था बच्चों, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ कार्बन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आइसोमर्स बनते जाते हैं। जिस तरह हेक्सेन के 3 से ज़्यादा आइसोमर बनेंगे, जो हेप्टेन है उसके उससे ज़्यादा बनेंगे, तो नंबर ऑफ़ आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। अब अल्केन्स जो हैं या जो अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, तो इनको हम पैराफिन्स इसीलिए कहते हैं कि ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, ये इनर्ट होते हैं, ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, इनकी बहुत लिटिल एफिनिटी होती है रिएक्टिविटी की, तो ये इनर्ट होते हैं टुवर्ड्स एसिड्स, अल्कलीज और बाकी रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंडर नॉर्मल कंडीशन। हाँ, अगर आप एलिवेटेड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन देते हैं तो फिर ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो अब अल्केन्स के नॉन रिएक्टिव होने की 2 वजूहत हैं। एक तो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, दूसरा है नॉन पोलर बॉन्ड। अब इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो टाइटली हेल्ड होता है बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं। सो इनको इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड पर ना तो कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। फिर उसके बाद है नॉन पोलर बिहेवियर। तो जो अल्केन के अंदर जो बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर इसलिए होता है बच्चों कि कार्बन और हाइड्रोजन, अल्केन्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 2.5 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है 2.5, हाइड्रोजन की है 2.1। तो अब इन दोनों के अंदर ओनली 0.4 का डिफरेंस है जो बहुत छोटा है, तो जो जिसकी वजह से ये पोलैरिटी की तरफ मूव नहीं करता बल्कि ये नॉन पोलर कंपाउंड कहलाता है। ठीक है जी,
इसलिए जो आयनिक रिएजेंट्स होते हैं, पोलर कंपाउंड्स वगैरह, वो अल्केन की तरफ रिएक्शन नहीं देते या इसकी तरफ कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, लेकिन अंडर सूटेबल कंडीशन ये रिएक्शन देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्पेशल प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस या कैटलिटिक कंडीशंस देंगी तो ये रिएक्शन देगा। जैसे ये दो तरह के रिएक्शंस देता है, थर्मल एंड कैटलिटिक रिएक्शंस और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है जी। तो इनमें से मतलब कुछ अल्केन्स जो है रेडिकल रिएक्शंस भी देते हैं, और ये किस तरह देते हैं, अंडर हाई टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अब साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे साइक्लोअल्केन्स के आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ी है। यहाँ पे साइक्लोअल्केन की कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। आपको हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डिकेन का स्ट्रक्चर भी बनाना आना चाहिए। ठीक है जी, जो आपने नॉमेनक्लेचर में यकीनन सीख लिया होगा। और इनके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होती है साइक्लोअल्केन्स के अंदर, वो कौन सी होती है, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और इसकी कंडीशन ये है कि इसमें सबसे पहला मेंबर साइक्लोप्रोपेन है, यानी साइक्लोईथेन नहीं होता, ना मीथेन होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी साइक्लोअल्केन्स की, इनकी पोलैरिटी जो है वो लो होती है और इनके लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्केन्स की तरह। इनमें भी एलडीएफ फोर्सेस होती हैं अल्केन्स की तरह। स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लोजली रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। इनकी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज और जनरल फार्मूला है CnH2n लाइक अल्केन। इसी तरह यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जो है वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्केन के। साइक्लोअल्केन में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। साइक्लोअल्केन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जिस तरह से आप अल्कीन की अल्काइन की बात कर लें तो अल्कीन तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन ये उसकी तरह से रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, साइक्लोअल्केन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल अल्केन की तरह इसकी रिएक्टिविटी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है, कि भाई 2 तरह के रिएक्शंस देता है अल्केन, एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एक थर्मल डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शंस जो है वो देता है। तो हम सबसे पहले रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अल्केन का आप हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो अल्केन्स में जो रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है कि जो टर्शरी यानी 3 मिथाइल ग्रुप वाली अल्केन है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर 2 वाली और फिर सिंगल चेन और उसके बाद फिर मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और हैलोजन में अगर फ्लोरीन है तो वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो मॉडरेट रिएक्टिविटी के हामिल हैं, इसलिए ज़्यादातर हम इन्हीं को रिएक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन क्योंकि बहुत छोटा है ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन देता है और आयोडीन का साइज़ बहुत बड़ा है तो ये प्रोडक्ट की यील्ड या अमाउंट कम देता है, इसलिए हम फ्लोरीन और आयोडीन को एक्सक्लूड करते हैं यहाँ से। सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन जो है वो यूज़फुल है लेबॉर्ट्री में। ठीक है जी, अब हम रेडिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं। रेडिकल रिएक्शन जो है वो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो एक रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब इसके 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। बच्चों सबसे पहला स्टेप ये होता है, ऑलवेज रिमेंबर, कि जब एक बॉन्ड टूटता है तो वन सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख रहे हैं कि जब Br2 टूटेगा, ठीक है, तो हर Br में 6 अपने इलेक्ट्रॉन है और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इन्होंने बॉन्डिंग बनाने के लिए यूज़ किया हुआ है। बॉन्ड बनाने के लिए, सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए ब्रोमीन मॉलिक्यूल के दरमियान एक इलेक्ट्रॉन एक Br से आया और दूसरा दूसरे Br से आया। ठीक है, तो इनमें सिंगल बॉन्ड है और ऑब्वियसली कि ये 7th ग्रुप में, उसके वैलेंस शेल में 7th इलेक्ट्रॉन है। जब बॉन्ड टूटेगा बच्चों तो आप देखें आधा आधा एरो है दोनों तरफ, हम फुल एरो नहीं बल्कि हाफ एरो शो करें और ये हाफ एरो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एरो है। इसका मतलब ये है कि एक रेडिकल का निशान, एक नुक्ता, एक इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन पे आएगा और एक पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रोमीन पर 7 इलेक्ट्रॉन आ गए, पहले 6 थे, यानी ये जो हमारा सेंटर वाला बॉन्ड टूटा है उसने एक इलेक्ट्रॉन दोनों को दे दिया। सेकेंड स्टेप है प्रोपगेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है रिएक्शन स्टार्ट होना, प्रोपगेशन का मतलब होता है रिएक्शन का जारी होना। अब देखें ब्रोमीन रेडिकल बन चुका है ना, तो ऊपर से हम एक ब्रोमीन रेडिकल ले लेंगे और अब जो मीथेन है ना, मीथेन को हम तोड़ेंगे।
इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे CH3 और H के दरमियान। इसी तरह से एक रेडिकल का निशान आ जाएगा मिथाइल पर और एक हाइड्रोजन पर, ठीक है। दोनों हाफ एरो हैं क्योंकि रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैं बार बार बता रही हूँ कि हम फुल हेडेड एरो शो नहीं करते, ठीक है, हाफ एरो शो करते हैं। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन मिथाइल पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन पर। अब जो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन Br वाला, जो Br में अनपेयर इलेक्ट्रॉन साइड पे लगा है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HBr बना लेंगे और CH3 रेडिकल साइड पे पड़ा होगा। फिर उसके बाद अब आपके पास मिथाइल रेडिकल है, तो मिथाइल रेडिकल है तो अब आप पिछले वाले ब्रोमीन रेडिकल को दोबारा नहीं लेंगे बल्कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की दोबारा स्प्लिटिंग कराएंगे, 2 ब्रोमीन रेडिकल बनेंगे। एक ब्रोमीन रेडिकल मीडियम में निकल जाएगा और दूसरा मिथाइल रेडिकल ब्रोमीन रेडिकल के साथ मिलकर मिथाइल ब्रोमाइड बनाएगा। तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है वो हमारा प्रोडक्ट है। फिर अगर हमने रिएक्शन को ये रिएक्शन चलता रहता है उस वक्त तक जब तक कि हमारे पास मिथाइल के हाइड्रोजन ख़त्म नहीं हो जाते। लेकिन अगर हमने रिएक्शन को टर्मिनेट करना है यानी रोकना है तो हम टर्मिनेशन रिएक्शन 3rd स्टेप करेंगे, जिसमें 3 तरह से टर्मिनेशन हो सकती है कि दोनों मिथाइल रेडिकल आपस में जुड़ के इथेन भी बना सकते हैं, दोनों ब्रोमीन रेडिकल आपस में मिलके Br2 मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं और एक मिथाइल और एक ब्रोमाइड मिलके आपस में मिथाइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं। तो ये रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसके नुक्ते इसको समझ के करना है, इसको बार बार सुनना है लेक्चर को, ठीक है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाले को, मैकेनिज़्म को, और इसको बार बार करके देखना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके डॉट्स आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते, ठीक है। डॉट्स की लॉजिक क्या है वो मैंने आपको समझा दी है। और ये जो अब आपका रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये किसी भी मीथेन के अलावा भी किसी अल्केन में, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब में हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली कि फिर रिएक्शन जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए सिंपल मॉलिक्यूल में दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं जी। तो होम टास्क आपका क्या है कि आपने बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच अल्केन का जो है वो ज़्यादा होता है आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन से, इसका क्या रीज़न है। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि ब्रांच अल्केन ज़्यादा स्टेबल है नॉर्मल के मुकाबले में, वाई। उसके अलावा आपने रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क इन Zoom class to your teacher, okay? Thank you so much and stay blessed and Allah Hafiz.